दोनों सर को मेरा प्रणाम और सदन में बैठे हुए सभी बड़ों को भी मेरा प्रणाम और छोटों को मेरी शुभकामनाएं। मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि दोनों सर का यहाँ से जाना इस विश्वविद्यालय के लिए जो क्षति तो है ही, मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से यह एक क्षति है, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक दुख की घड़ी है। क्योंकि मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि जब मैं इंटर पास करके मैंने TNV कॉलेज में नामांकन कराया था, तो TNV कॉलेज में मैं एक शिक्षक से मिला पहली बार और मैंने उस शिक्षक को कहा प्रणाम सर। तो उस शिक्षक ने मुझे कहा नमस्ते नमस्ते। और उस दिन से आज बहुत वर्ष हो गए, 17-18 साल हो गए, उस शिक्षक के प्रति मेरे मन में जो सम्मान जगा वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और वो शिक्षक आप लोगों के बीच आज मौजूद हैं, उसका नाम है डॉक्टर फारूक अली। और मैं अगर यह कहूँ कि मेरे एकेडमिक जीवन का माँ की तरह कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है फारूक अली। तो फारूक अली का यहाँ से जाना मेरे लिए अपनी माँ का हमको छोड़ करके जाना है। और मैं आपको बताऊं कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय से भी बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और जब ये प्रतिपति थे तो मैं अपने काम से तो कभी मिलने नहीं गया। एक आध बार प्रोफेसर रामजी सिंह सर के साथ सर से मिलने गया था और एक बार मैंने सर को अपनी पुस्तक गांधी विमर्श भेंट की थी। और मैं गया, मुझे थोड़ा संकोच होता है बड़े लोगों से मिलने में। यहाँ आप देखते हो दोनों से मिला जुड़ा हुआ हूँ तो बड़े लोग होने का नहीं कि व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए मुझे बड़े लोगों से मिलने में बहुत संकोच होता है। संजोग से मुझे जनसंपर्क पदाधिकारी बना दिया गया है, लेकिन ये मैं बिल्कुल इसके उल्टा मेरा स्वभाव है। ज़्यादा लोगों से संपर्क करने में मुझे बहुत संकोच होता है। लेकिन मैं गया, मैंने उन्हें एक किताब दी और मैं चंद मिनटों में चला गया। कुछ ही दिनों बाद गांधी विचार विभाग में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ और उस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के उस समय के माननीय कुलपति दुबे सर और माननीय कुलपति उस समय हमारे अवध किशोर राय सर मौजूद थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, बड़े बड़े विभागाध्यक्ष, शिक्षक। जैसे ही सर वहाँ से निकले सभी लोगों ने सर की बड़ाई की, सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, सब कुछ अच्छा बोले भी थे। और मैं कहीं दूर ही था, वहीं से मैंने प्रणाम किया तो सर सभी लोगों को छोड़ करके, बड़े बड़े प्रोफेसर थे, छोड़ करके मेरे पास आए और उन्होंने सबके सामने कहा कि मैं कैसा बोला। मैंने कहा सर बहुत अच्छा बोले, वो तुम्हारी किताब में पढ़ करके आया था। तो मैं इस घटना को भूल ही नहीं सकता हूँ। इतना बड़ा आदमी इतने लोगों के बीच में आप छोड़, उस समय बाप रिसर्च स्कॉलर था, उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो मैं हमेशा कई भाषणों में बोलता हूँ, अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में मूल्यांकन करना हो वो व्यक्ति कैसा है, तो मेरे लिए एक ही मापदंड है कि अगर उस व्यक्ति के पास जा करके आपको यह नहीं लगे कि आप छोटे हैं, वही सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो प्रोफेसर अवध किशोर राय वही एक व्यक्ति है जो कभी भी आपको अपनी लघुता का एहसास नहीं होने देता है कि आप बहुत छोटे हैं, आप मात्र असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपने भी ज्वाइन किया है, या आप मात्र सिंडिकेट के सदस्य में VC हूँ, आप मात्र रजिस्ट्रार हैं, ये आपको एहसास नहीं होने देता है। उसी व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अवध किशोर राय। और मैं कहूँ तो मेरे लिए पिता तुल्य हैं। जैसे माँ ने मुझे पढ़ा करके यहाँ लाया, उसी तरह से पिता ने मुझे संरक्षित करके, मुझे संरक्षण प्रदान करके आज मैं उस योग हुआ हूँ कि आपके सामने खड़ा हूँ। इसलिए मेरे लिए माता और पिता की तरह हैं। आप लोगों ने राम लक्ष्मण जो भी दिया हो, मेरे लिए बस माँ और पिता की तरह है। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए दोनों सर के प्रति चरण स्पर्श करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और बस सिर्फ मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में 2 पंक्ति लिखी है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। इनका जो चरित्र है, इनका जो व्यक्तित्व है और इनका जो कृतित्व है, कोई भी कभी बन जाएगा। मैं क्या घंटों कोई भी बोल सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप प्यारो साहब, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माँ भी आपके साथ, पिता भी आपके साथ, भले ही मधेपुरा से जाए लेकिन भागलपुर में रहे, वहाँ भी आपका दर्शन और आपको जो गुण दिया गया है माँ और पिता के
द्वारा आप उसी में भी फैलाएंगे, इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली। मैं दो बातें, क्योंकि गुंजेश्वर बाबू हम लोगों के पेशा से अलग है। सिर्फ एक आज व्यक्ति है इस समाज के कि हम लोगों के पेशा से अलग हैं, गुंजेश्वर बाबू, क्योंकि भूपेंद्र बाबू के नाम पर विश्वविद्यालय है और आप लोग उनके रहबर हैं। जब माननीय कुलपति महोदय मधेपुरा आए थे, जब पहली भेंट हम लोगों की शुरुआत हुई, मेरे और मेरे मित्र की ये बार बार चर्चा करते थे कि सुनते हैं कि यहाँ लिफाफा चलता है, सुनते हैं कि यहाँ कुछ बातें इस तरह की राशि की होते रहती है। मेरा अनुरोध है कि यह खत्म किया जाए। अगर कोई इस बात की चर्चा करता है, उस बात की चर्चा मेरे तक लाया जाए, और हम चाहते हैं कि वह बात पीएन मंडल विश्वविद्यालय से समाप्त हो। गुंजेश्वर बाबू आते ही इन्होंने कहा और कोशिश इन्होंने भरपूर की। जो आज दौर चल रहा है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, आपने सुना, आपको भी 6 महीना से जानने का मौका बेहतरीन तरीके से लगा है। इन्होंने बड़ा चोट किया उन बातों पर, जो बात आज भूपेंद्र बाबू की आत्मा सोचती है, जो बात भूपेंद्र बाबू जीवंत होकर सोचते थे, आज वो नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिलती जरूर होगी कि एक आए ऐसे माननीय कुलपति डॉक्टर ए.के. राय, जो मेरे विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। यह बड़ी बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ महाविद्यालय निरीक्षक कला और विज्ञान हैं, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं, मैं अपने जीवन और मैं अपने गांव की अगर घटना बताना चाहता हूँ। मेरे घर के आगे 42 एकड़ का एक प्लॉट था, पुणेरी जो हमारे मित्र का इलाका आता है और हमारे राम नरेश का इलाका आता है, पुणेरी के राय परिवार की वह जमीन थी। और वह जब जाने लगे, जब उनको भनक हो लगी अब हम नहीं रहेंगे, तो हमारे चाचा को कहते थे, हमारे चाचा टीचर थे, कि मास्टर साहब की जमीन लिखा लिया, ये चौड़ तोड़ बेच कर पटवा तपला बेच कर हमारा क्या दिया, हाथ देते रहो। हमारे चाचा जी कहते थे कि नहीं मैं यहाँ कर रहूँ। हमारे पिताजी कहते थे भैया लिखा लिया, पिताजी चूंकि हमारे साक्षर भी नहीं थे, हमारे चाचा जी डांट देते थे। परिणाम ये हुआ कि उनको रहना नहीं था। कुछ दिन में 4200 एकड़ जमीन बिक गई और 42 एकड़ में 42 धुर भी हमें नहीं हुआ, जो यूं ही लिखने के लिए तैयार थे। डॉक्टर ए.के. राय साहब, फारूक अली साहब देना चाहते हैं, अब भी जो 3-4 दिन शेष बचे हैं देना चाहते हैं। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं आप लोगों से, जिस काम का अंतिम रूप हो रहा है, पद सृजन का मामला है या सेवा सामंजन का मामला है, कल से परसों तक उसकी अधिसूचना करा दे, ताकि इन्हें शांति मिले। जिस काम को हमने छोड़ा था उस काम को अंजाम भी दिया। ऐसा नहीं कि ये चिंतित होकर यहाँ से जाएं, कि यहाँ के लोग अधिकारी लोग नहीं कर पाए। इसलिए हमारा आग्रह है कि प्रायोरिटी के बेस पर रात में जगना पड़े, दिन में सब काम को छोड़ करके एक दिन लगना पड़े, लग करके, चूंकि पूर्णिया विश्वविद्यालय का भी नजर है और पीएन मंडल विश्वविद्यालय का नजर है, इसलिए आग्रह है निरीक्षक द्वय से कि आप ऐसा करें, 1 से 2 दिन में उनको प्लेटफार्म पर बना करके उनका पारदर्शिता के साथ ला करके माननीय के सामने दें और करा के एक अलग जगाने का काम करें कि पूर्णिया के लोग भी निराश हैं कि हमारे कुलपति महोदय से तो संभव ही नहीं है, कहीं हो जाए। इसलिए आग्रह है और माननीय को खुशी हो कि हमने एफिलिएटेड कॉलेज का बड़ा काम किया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अब अपने माननीय प्रतिकुलपति डॉक्टर ए.के. फारूक अली साहब से आग्रह करते हैं कि आए और आज के इस सम्मान समारोह में हमारे उमेश कॉलेज के साथ साथ कौशल्या ग्राम में स्थित सभी संस्थानों का आशीर्वाद के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष संचालक महोदय और कौशल्या ग्राम के शिक्षा केंद्र के मुख्य धुरी डॉक्टर अशोक बाबू, सम्मानित कुलपति महोदय, मंचा से हमारे सम्मानित सहकर्मी
प्रधानाचार्य और प्रशांत में विराजमान राजनीति के प्रणेता, विद्वान शिक्षक, सहकर्मी एवं साथियों, 365 दिन के साल होते हैं, 3 साल को गुना कर दिए तो तकरीबन 1095 दिन होते हैं। 1095 दिन में 52 संडे 2 साल का जोड़ लीजिए, 100 दिन उधर चला जाता है, 80 दिन छुट्टी जोड़ दिए, 2 तरह का कार्य दिवस को मुश्किल से हम समझते हैं 300-400 मिला, उससे ज़्यादा नहीं मिला। अलबत्ता हम लोगों ने छुट्टियाँ नहीं बराबर की, छुट्टी नहीं गए हैं, या तो इतवार को गए या किसी त्यौहार में गए। मैं कहना चाह रहा था कि सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जैसे हमारे देश में परंपरा है कि पहले अस्ताचलगामी सूर्य को हम लोग नमन करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, इसलिए मेरे मुँह से निकला। मैं कह रहा था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगातार काम में लगे रहना, यही तो कर्मयोग है। और इस कर्मयोग में जो मैं कुछ भागीदार बन सका, कुछ सहभागी बन सका, उसके लिए मैं माननीय कुलपति जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से भी हम यहाँ आए। आने की इच्छा नहीं थी, जो बता रहे थे कुछ देर कबल राम नरेश राव से बता रहे थे कि 300 स्टार बाग जेल की हवा खाए। हमें भी कहा जा रहा था कि प्लेटफॉर्म 1 पर डिग्री मिलती है, मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर टेबल और कुर्सी लगाओ। मेरे छात्र बोलते थे कि आपका चयन होना चाहिए, पता चलेगा। यहाँ बहुत शिक्षण और वीक्षण में बहुत जोर लगाते हैं ना, टेस्ट परीक्षा में भी एक्सपेल करते हैं, वहाँ पता चलेगा। तो मैंने कहा देखेंगे कैसे होता है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि बदलाव मुमकिन है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? हमारे कुलपति जी बराबर दोहराते रहते हैं, वनस्पति विज्ञान के शिक्षक हैं, लेकिन साहित्य में भी रुचि रखते हैं, दर्शन में भी रुचि रखते हैं। मैं तो यथार्थ में जीता हूँ, रियलिस्टिक हूँ, रियलिस्टिक बातें करता हूँ। पुस्तक पर भी बहुत अच्छा लेकिन जब रियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिज्म दोनों साथ चलता है तो हम समझते हैं कि वो स्पिरिचुअलिज्म जो है वो हमें रास्ता दिखाता है और रियलिस्टिक जो है वो उसको अचीव करने में मदद करता है। मैं जब पहली बार अशोक बाबू से मिला, 1-2 बार परीक्षा में देखने के लिए मैं यहाँ आया और उसमें मैं सिलेबस बेचने के लिए आया। आप यकीन करें कि प्रति कुलपति अपने गाड़ी पर सिलेबस को लाद के अपने 100 सिलेबस आप लीजिए और 100 सिलेबस को 250 रुपया के दर से विश्वविद्यालय को रुपया भेजिए प्रति सलाह। उन्होंने भेजा बाद मैं पहले सिलेबस दे कि जाएगी काम, मैं तो प्रति कुलपति और खुद से डिलीवर कर रहा। आपको यकीन नहीं होगा, तकरीबन 4-5 BEd कॉलेज में मैंने सिलेबस बेचा। सिलेबस रखा और मैंने पूछा ये बंडल कौन चीज़ का है? बोले BEd का सिलेबस है, न कोई ले जाना चाहता है न कोई करना चाहता है। मैं कैसे लेगा जितने BEd कॉलेज में जाए। हमारा इम्तहान हुआ पहला BEd के संचालन, इंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया, जिसमें 7 जिला के सभी BEd कॉलेज जुड़े थे। करीब 14-15 कॉलेज होता है, जितने 17 कॉलेज थे BEd के कुल मिलाकर। आप अंदाज लगाइए, 1700 सीट के लिए परीक्षा आयोजित करनी थी और मैंने तकरीबन 1,27 लाख रुपया जमा किया विश्वविद्यालय में और मात्र 13 लाख रुपया खर्चा किया। विश्वविद्यालय को 1 करोड़ तकरीबन 14 लाख रुपया जमा करके कमा के सबसे बड़ा काम वो बेटा साहब, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हाल में पैट आयोजित हुआ 17 विश्वविद्यालय में, शोध तो सभी विश्वविद्यालय में होता है। PhD एडमिशन रेगुलेशन जो 2018 का रेजोल्यूशन है, उसके तहत सबको पैट आयोजित करना है, कोई विश्वविद्यालय आयोजित नहीं कर सकता। मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि कुलपति ने मुझे फ्रीडम दिया, लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, रात भर चल करके क्वेश्चन सेट करवाया, खुद से स्टेपल किया, खुद से लिफाफ में भरा और खुद से 10:50 में केंद्र पर मैंने डिलीवर किया। इतनी गर्मी थी, उसके बावजूद ये कार्य हुआ। और बिहार के 17 विश्वविद्यालयों में DN मेंटल यूनिवर्सिटी
पहला विश्वविद्यालय और एकमात्र विश्वविद्यालय हुआ जो PhD कोर्स और में कक्षाएं लगभग मुकम्मल करने की स्थिति में। श्रीमान, ये उपलब्धि पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का अग्रणी बनाता है। हम समकक्ष ही नहीं है, हम अग्रणी हैं। मुझे अफसोस है कि 3-4 महीने हमारे पूर्व विश्वविद्यालय ने मेरा बर्बाद किया। जब डेट देते थे बोले फॉर्म नहीं भरिए, फॉर्म भरा तो बोले पैसा नहीं देंगे, पैसा देंगे तो फॉर्म नहीं देंगे, दोनों देंगे तभी नहीं देंगे। राजभवन में मुझे कहना पड़ा कि मैं परीक्षा संचालन अधिनियम 1983 के धारा 9 के तहत FIR दर्ज करूंगा। प्रधान सचिव ने कहा कि ऊपर दर्ज किए। हमने कहा पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति ये दमखम होना चाहिए। ये दमखम था, वो दमखम सच्चाई पर आधारित थी, यथार्थ पर आएगा। जब महामहिम जो अभी मौजूदा महामहिम है, इन्होंने बुलाया सभी कुलपति और प्रति कुलपति को बुलाया कि UMIS कैसा चल रहा है, आपने अपना रेट कैसे तय किया। कुलपति जैसे बैठे थे उनके बगल में मैं बैठा था, उन्होंने कुलपति और महामहिम सामने बैठे। तो कुलपति जी ने कहा कि UMIS पर हमारे प्रति कुलपति जी बोले, मैं महामहिम जी UMIS के लिए आपने निर्देश दिया, प्रति कुलपति को अधिकृत किया, इसके लिए मैं धन्य हूँ। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि UMIS का जो हमारा 300 रुपये की दर है, वो सबसे बेहतर है। हमारे 13 विश्वविद्यालय में जहाँ तक UMIS लागू है, कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना सक्सेसफुल हमारा UMIS है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक बाबू को, नोडल ऑफिसर हैं, बोलते गम खाते हैं। लोग बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ बोलते ही नहीं। ये भी कम जलील नहीं हुआ। अब तमाम मठाधीश, तमाम ठेकेदार जिसकी बात कर रहे थे राम नरेश बाबू, वे तमाम लोग क्या नहीं किए। मैं 7 घंटे 15 अपने कक्ष में और कुलपति जी नहीं। पटना में तो उनका पुलिस को क्यों बोला, पुलिस कुछ नहीं करे, तू कहेगी आपका मामला नहीं बनता। मैं जानता हूँ कि छात्रों के मामले में दखल नहीं देता था। मैं बैठक कर रहा था, तमाम DSW, प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार, FA, FO, ये तमाम लोग मेरे साथ बैठे हुए। और जब छात्रों ने घेरा तो बारी बारी से करने लगे, सर जाएंगे, सर जाएंगे भाई, सर जाएंगे। 7 को 8 को चले गए, मैं अकेला रह गया। बोले आप बंद कीजिए, UMIS को क्लोज करके नहीं करूँगा। तुम्हारे कहने पर विश्वविद्यालय नहीं चलेगा, विश्वविद्यालय नियम के अनुसार चलेगा, नियम और विधि विधान से चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। और आपको जान कह रहा होगा कि भीषण गर्मी में मेरे बिजली काट दिए और लड़कों ने बाहर से बाहर मैं 6 घंटा लगातार बोला। लोग नीचे से बोल रहे बड़ा जीवट वाला, इतना पर भी सकम नहीं करता। फिर SDO आए, बोले खोलिए, हमने नहीं खोली। 7 घंटे से कहाँ थे आप? जब मैं 7 घंटे से बंद था, तो आप जब कहें खोलिए तो खोल दें, और आप जब कहें बंद कीजिए बंद कर दें। अरे आपने बुलाना, खोले। बोले बिजली कनेक्शन जोड़ने लगा। बोले मैं जब 7 घंटे बिना बिजली का था, तो SDO साहब आप ही बिना बिजली के बैठिए मेरे साथ और देखिए गर्मी की शिद्दत कैसे होती। और वो जुलाई की भीषण गर्मी नहीं, अभी बंद कीजिए। बोले नहीं बंद होगा। हम बोले बैठक बुलाएंगे, UMIS के हमारे सभी साथी रहेंगे, नोडल अधिकारी रहेंगे, शाम में बैठक बुलाएंगे, फिर हम निर्णय लेंगे। फिर हमको दिल्ली में कहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लाउड से कंट्रोल होता है, ITI कंपनी भारत सरकार की है, और जब तक वहाँ कहेंगे नहीं तब तक ये बंद होगा। तो मैं कह रहा था राजभवन का, जब मैंने महामहिम को कहा कि श्रीमान हमारा बेस्ट है, रेस्ट इज गुड, मैं यही लैंग्वेज बोल रहा था। कुलपति जी हमारा पैंट खींच रहे, एक क्यों बोले तो कम बोलो। हमने श्रीमान पटना यूनिवर्सिटी का तो 327 रुपये में हुआ है प्रति छात्र, हमारा तो 300 रुपया है। तो 700 रुपये के डाक पे आया था, लाते लाते 350 पर लाए, उसके बावजूद भी फैसला नहीं हुआ। कुलपति जी बोले हम उसमें बार्गेन करते हैं, देखें मोल जोल करते हैं, लगातार 2 दिन तक मोल जोल के 30 रुपया हो गया, 300 पर तय। तो ये दमखम किस में होता है? जो सच्चाई की बुनियाद पर खड़ा होता है, जो ईमानदारी की सीढ़ी पर खड़ा होता है, उसे भय नहीं होता, उसे डर नहीं होता, वो बोलेगा ही। और सच कहना
अगर बगावत है तो समझो अपनी बाकी है। मैं तो जयप्रकाश नारायण जी के इस मूल मंत्र को मानता हूँ। तब मैं पढ़ता था एमएससी में, मैं उस समय से इस चीज़ को दोहराता हूँ। इसलिए हम में वही जज्बा, वही जोश और वही जुनून है जो मैं मुँह पर कहता हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं होगा। आपको जान गैरत होगी कि जब आरके के कॉलेज के एफिलिएशन का सवाल था, वहाँ के स्टूडेंट को फॉर्म भरने देने की बात थी, मैंने पूरी फाइल मंगवाई। ये मैं 18 के समझते हैं कि फरवरी वगैरह का था, उसका महीना था। तो जब मैंने फाइल भरा तो देखा 7 कॉलेज का इंस्पेक्शन का रिपोर्ट है, सभी इंस्पेक्टर रिपोर्ट दिए हैं और उसमें से 5 कॉलेज 6 कॉलेज तो कर दिया, एक को छोड़ दिया है। मैंने बोला है कि भाई मेरे आपकी रिपोर्ट में एकरूपता होनी चाहिए कि ये मापदंड है, इस मापदंड में ये पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। याद होगा प्रोफेसर बाबू कि उस दिन भी जब पद सृजन में जब लोग बात कर रहे थे तो बोला गया, कुलपति जी बोले कि देखिए कि संबंधन है कि नहीं, शासी निकाय ने आवेदन दिया है कि नहीं दिया, उसको स्नातक स्तर पर किन किन विषयों में संबंधन प्राप्त, उसके आधार पर ऑनर्स है तो 4 पद दीजिए। पर देखिए यूनिफॉर्म पॉलिसी है जिसमें कट और टेस्ट कहाँ पर हो रहा है, क्यों होगा, क्यों नहीं एकरूपता होगी। जब हमारे इस आदमी इंस्पेक्टर कॉलेज जैसा आदमी उतना बड़ा अधिकारी अगर भेदभाव करे, पक्षपातपूर्ण रवैया करे तो वह दोषी है और इस जनता को उसका विरोध करना चाहिए, जो नहीं होता। इसलिए मैं अभी पूछ रहा था हमारे जो कॉलेज इंस्पेक्टर सामग्री जी हैं कि मैं भूल गया हूँ दिनकर जी की पंक्ति समर शेष है वाला, तो थोड़ा हमको बतलाइए। वो नहीं बता सके, फिर हमारे दूसरे प्रोफेसर साहब को बुलाए, उन्होंने लिखाया। थोड़ा सा मैं जानता था, कुलपति जी से भी मैं आगे रख गया कि मिनट में खोजिए। कुलपति जी भी खोजे, 10 मिनट नहीं खोज सके, नोडल बाबू को नहीं खोज सके, उनको उन्होंने बताया। मैं दोहराना चाहूँगा, बहुत समय नहीं होगा, कुलपति जी देगा मेरे बहुत भाषण देता है। तो मैं कहना चाह रहा था कि समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी सिर्फ त्याग, समर शेष है नहीं पाप का भागी सिर्फ त्याग। जो तटस्थ है, जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी इतिहास। ये इतिहास मधेपुरा का इतिहास समय भी लिखेगा, जो तमाम अन्याय को देखते हुए जो कोई प्रतिकार कर रहा है उसके साथ वो नहीं खड़ा होता है और तटस्थ रहता है, दूर से ही देखता है। अच्छा बहुत पीरिति साहब बहुत चाहते हैं, पीरिति साहब बहुत दम दिख रहा है, अभी मिलते हैं ना कैसे। ये मैं कहना चाह रहा था कि उनको बोलना होगा, लोग नहीं बोलते। मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ उसमें कहता है कि जुल्मी अगर कोई है